बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। अभी इस टाइम पे रिवीजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चों। लगातार आप रिवीजन, रिपीटेशन जो भी आपने पूरे साल पढ़ाई किया उसको करना होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेके आए हैं क्विक रिवीजन सेशन, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन और हर एक एनसीईआरटी के पेज से क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा कोशिश होगा 20 to 25 मिनट्स के अंदर हम लोग हर चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ इस पूरे लेक्चर को आप सुनें। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप काफ़ी कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर पाएँगे। ओके, तो यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो चैप्टर है बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको देखते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा फिजिको-केमिकल अप्रोच, दूसरा बच्चों सेल फ्री सिस्टम। सबसे पहले आपको बता दूं सेल फ्री सिस्टम क्या होता है। जो भी इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जो हम लोग लैब में कराते हैं, उसी को हम लोग सेल फ्री सिस्टम बोलते हैं। और एक फिजिको-केमिकल अप्रोच, तो जो भी लिविंग फेनोमेना है उसको समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक अप्रोच यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फिजिको केमिकल अप्रोच, जिसमें फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को समझने का कोशिश किया जाता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से, तो फोटोसिंथेसिस जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है फिजिको केमिकल अप्रोच को समझने के लिए। आपको बता दें कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग, और इस लाइट एनर्जी का यूज करके हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। मीन्स हम लोग लाइट का यूज करके ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हैं जो कि एक केमिकल है। और बाकी सेल फ्री सिस्टम हमने डिस्कस किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बात किया गया है, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये बायोमोलिकुल्स में आप डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा फिजिको केमिकल अप्रोच जो यूज किया जाता है स्टडी और अंडरस्टैंड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसी को हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेम है जो हमने फिजिको केमिकल अप्रोच में यूज किया है। तो यहाँ से आपको ये 3-4 टर्म बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा हर यूनिट के स्टार्टिंग में किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। अभी रिसेंटली रामदेव मिश्रा के बारे में पूछा गया है, बहुत पहले अर्नस्ट मेयर के बारे में भी पूछा गया था। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है जी एन रामाचंद्रन के बारे में। इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों ये है कि डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, इसके बारे में इन्होंने बताया था, डिस्कवर किया था। साथ में ये मिले थे लाइनस पॉलिंग से, और उनके वर्क से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट आपको इधर से ध्यान रखना होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आप लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है बच्चों इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट थिंग मतलब होता है बच्चों नॉन लिविंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा क्या लिविंग के पास होता है जो नॉन लिविंग के पास नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सेल। और हम लोग ऐसा जानते भी हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का, यानी कि हर लिविंग में सेल होगा। अगर कोई लिविंग है तो वो सेल वाला ही है। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी इसके अलावा सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ सिंगल सेल से बने होते हैं जिसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं जिसको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं। आते हैं कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है बच्चों, वो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाई सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर तक सब कैपेबल होते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है यूनिसेलुलर, उससे लेके जो मल्टी सेलुलर और मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट सेल होता है, सबके अंदर बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल ही होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, अपना इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर पाता है, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें यूनिसेलुलर में भी होती है। ओके, तो ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक सबके पास बेसिक यूनिट सेल ही है, जो कि उसके सर्वाइवल, उसके इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने के लिए इसेंशियल है। इसीलिए हम लोग सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ से जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, असर्शन रीजन में पूछा जाएगा। जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए पहले आप रीजन पढ़ें, फिर उसके बाद से दैट्स वाई ऐड करके आप असर्शन पढ़ें। काफी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और फिर आप ध्यान रखें कि अगर ऐसा हो रहा है, असर्शन रीजन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल का क्या मतलब है? तो सेल को बनाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस, जो कि सेपरेशन के लिए जरूरी है, ट्रांसपोर्ट का होना, एक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का होना, और सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। बाकी बात करते हैं डिस्कवरी से रिलेटेड, तो साइंटिस्ट के नेम, डिस्कवरी, ईयर, ये सब पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है इस चैप्टर से। फिर भी आप याद रखेंगे लिवेनॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है एल फॉर लिवेनॉक एंड एल फॉर लिविंग सेल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था ऑर्किड रूट में। और बाकी जो इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का, उसका इंप्रूवमेंट से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी से बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिटेल सेल के पता चले। तो आपको बता दूं, रिजोल्यूशन पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सिंपल, ये ऐसा पावर होता है जो दो डिफरेंट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से सेपरेट करके दिखाता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर होगा उसको हम लोग उतने आसानी से देख पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका मैग्नीफाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर रेजोल्यूशन पावर भी हाई होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार AIPMT 2006 में पूछा जा चुका है। तो ये थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में आपको सबसे पहले करेक्शन ये करना है कि स्लीडेन एक जर्मन बोटनिस्ट है, स्वान भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट है। स्वान से आप याद रखेंगे एनिमल का नेम है, एनिमल से आपको याद रखने में, रिलेट करने में आसानी होगा। तो स्वान एक जूलॉजिस्ट है, स्लीडन एक बोटेनिस्ट है। अब पूरे एनसीईआरटी में जो भी पैराग्राफ दिया गया है सेल थ्योरी से, आप उसको काफी अच्छे से समराइज कर सकते हैं। काफी ध्यान से सुने क्या क्वेश्चन आ सकता है सेल थ्योरी से। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें पूछा जाएगा स्लीडन एक बोटेनिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि प्लांट डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं, जो आगे चल के टिश्यू ऑफ द प्लांट को बनाने का काम करता है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्वान से रिलेटेड क्या क्या टर्म आपको ध्यान रखने होंगे? तो स्वान ने बताया था कि एनिमल सेल के बाहर एक थीन आउटर लेयर होता है बच्चों, जिसको हम लोग अभी के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साथ ही इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया और बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। तो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड टर्म आए, सेल वॉल से रिलेटेड टर्म आए, तो आपको ध्यान रखना है ये जूलॉजिस्ट स्वान का स्टेटमेंट था। और स्वान ने साथ में ये भी हाइपोथेसिस दिया कि बॉडीज जो है प्लांट और एनिमल का सेल और उसके प्रोडक्ट से बना है। तो ये तीन स्टेटमेंट स्वान का, एक स्टेटमेंट स्लीडेन का, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बातें आए तो स्वान, सेल वॉल से रिलेटेड बातें आए तो स्वान, प्लांट एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं तो स्वान। और बाकी इसके अलावा स्लीडेन से रिलेटेड जब टर्म आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है प्लांट बना होता है डिफरेंट सेल से जो टिश्यू बनाने का काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्लीडेन स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इस थ्योरी ने ये नहीं बता पाया कि कैसे नए सेल बनते हैं, तो इसके कुछ लिमिटेशन थे सेल थ्योरी के जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, पूछा गया है एग्जाम में। जैसे वायरस लिमिटेशन में आता है क्योंकि वायरस नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग में आता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो भी लिमिटेशन में आता है। मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस भी आता है इसके अंदर। और सेल विदाउट न्यूक्लियस भी इस लिमिटेशन के अंदर आता है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए रुडोल्फ वॉर्चो नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो सेल होते हैं बच्चों वो डिवाइड करते हैं, और जो नए सेल बनते हैं बच्चों वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनता है। और इन्होंने जो हाइपोथेसिस था स्लीडेन स्वान का, इसको मॉडिफाई करके सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी के टाइम में सेल थ्योरी को हम लोग ऐसे जानते हैं, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, और सारे सेल एराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल में। यहाँ पे आपको ओनियन पील प्लांट है, ह्यूमन चिक एनिमल, तो यहाँ पे मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे मिलेगा बच्चों सेल वॉल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। डीलिमिटिंग का मतलब पता होना चाहिए, आउटर बाउंड्री के बारे में बात किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस बताया गया है।
यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि दोनों ही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है, जो कि मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज का, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, सारे केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होते हैं ताकि सेल को किस में रखा जा सके, लिविंग स्टेट में रखा जा सके। इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोकैरियोट में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो लैक का मतलब होता है बच्चों एब्सेंट। ओके। राइबोसोम एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि हर सेल में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। लेकिन वही सेल के अंदर बात करें तो राइबोसोम केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं, बट इसके अलावा दो ऑर्गेनेल में भी पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से बच्चों एसर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई राइबोसोम्स आर नोन एज ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एनिमल सेल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है बच्चों सेल डिवीजन में। और इसके अलावा सेल डिफर करता है साइज, शेप, एक्टिविटी में, जिसमें आप माइकोप्लाज्मा का साइज याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा एम आप देखेंगे तो ये 3 की तरह दिखता है, तो 0.3 माइक्रोमीटर आप याद रख पाएंगे ऐसे। बैक्टीरिया का साइज गिवन है बच्चों 3 to 5। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि यही अभी हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे थोड़ी देर में, तो 0.1 0.2 भी गिवन है। तो ध्यान रखना वो प्रोकैरियोट के लिए, और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है। तो अगर दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए, दोनों ऑप्शन में आए, तो आपको क्या करना है, जो थ्योरी में गिवन है उसको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच को ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट सेल के अंदर आपको नर्व सेल को ध्यान रखना है, और ह्यूमन रेड ब्लड सेल का साइज आपको याद रखना है, जो कि 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। इसके अलावा ये डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, इरेगुलर होता है। ये शेप वेरी क्यों करता है, क्योंकि ये फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। तो ये भी असर्शन रीजन में आ सकता है, शेप क्यों वेरी करता है, तो फंक्शन की वजह से। जैसे नर्व सेल ब्रांच और लॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि इसको इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होता है, इसलिए ऐसा ये शेप होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ट्रैकिड, म्यूजोफिल सेल, आरबीसी राउंड और बाई कनकेव होता है, ध्यान रखना बच्चों, राउंड एंड बाई कनकेव, नॉट कन्वेक्स। और अमीबॉयड शेप होता है डब्ल्यूबीसी, और लॉन्ग और नैरो होता है कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स। तो ये जो भी शेप होता है उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, तो ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। बाकी बात करते हैं बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है। अब यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चों। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं बच्चों जनरली स्मॉलर होते हैं, और इनमें मल्टीप्लिकेशन रेट हायर, बहुत फास्ट होता है। तो ये लोग प्रोकैरियोटिक सेल साइज में स्मॉलर होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रेट इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी शेप और साइज में ये वेरी करते हैं, हमने डिस्कस किया भी था। जो शेप है वैसिलस रॉड, रॉड लाइक, फोकस स्फेरिकल, विवरियो कॉमा शेप्ड, और स्पाइरल शेप्ड स्पाइरुलम। कभी कभी ये मैच द कॉलम में पूछा जाएगा, और इनमें से भी जो सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ये भी पूछा जा चुका है, तो आता है बच्चों रॉड शेप्ड। ओके, जैसे कि आप कैसे ध्यान रखेंगे, तो कर्ड का आपने नाम सुना होगा, काफी कॉमन है। तो कर्ड जो होता है बच्चों वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, तो बैसिलस से आप याद रख लेंगे रॉड लाइक। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन शेप है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन है ये फंडामेंटली सिमिलर है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ शेप और फंक्शन एग्जिबिट होते हैं, शो होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, ध्यान रखना है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के बाहर सेल वॉल होता है, जो कि सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये एक्सेप्ट कहाँ पे, तो माइकोप्लाज्मा में, ये पूछा जाएगा। ओके, इसीलिए माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं रहता है, जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, तो एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एंटीबायोटिक वाला क्वेश्चन है, सर्जन रीजन में पूछा जा सकता है। बाकी इसके अलावा देखो यहाँ पे फ्लूइड लिखा हुआ है, मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, वहाँ पे सेमी फ्लूइड था। तो आपको ध्यान रखना है साइटोसोल जो होता है ना वो लिक्विड मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म हम लोग सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ भी हमने देखा था। इस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के एब्सेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जेनेटिक मेटेरियल बेसिकली नेकेड होगा, इन न्यूक्लियर इन्वेलप से इन्वेलप्ड नहीं होगा। तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं इनसेपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम लोग, इनसेपिएंट न्यूक्लियस। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जीनोमिक डीएनए होता है, जो कि सिंगल
क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है बच्चों, इस स्मॉल को लार्ज कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि जीनोमिक डीएनए के इनसाइड नहीं आउटसाइड होता है। तो ये सब टर्म आपको एनसीईआरटी में हर जगह ध्यान रखने होंगे। इस स्मॉलर डीएनए को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, जैसे आप बात करें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ओके, फर्टिलिटी प्लाज्मिड जिसको एफ प्लाज्मिड बोलते हैं, बायोटेक में आप पढ़ेंगे डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करना है, ओके। तो ये है, इसमें से एक है वो है रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, इसीलिए एंटीबायोटिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी आप एमबीआई के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स। मतलब यह है कि यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर एक ही ऑर्गेनल्स है जो कॉमन है, उसी के लेके बात किया गया है कि यूकैरियोट्स की तरह कोई ऑर्गेनल यहाँ पे नहीं मिलता है एक्सेप्ट राइबोसोम। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। बाकी प्रोकैरियोट के पास कुछ समथिंग यूनिक होता है जिसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जैसे मेसोसोम, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो एग्जाम में पूछा जाएगा मेसोसोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोट। तो किसका इनफोल्डिंग है, सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन, तो ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन का। आगे आते हैं हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो कॉमन स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में। राइबोसोम जो है बच्चों वो कॉमन ऑर्गेनेल है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में प्रेजेंट है, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। फिर आते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ओके। तो सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बैक्टीरियल सेल जिसके बारे में बात किया गया है, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस, एग्जाम में आउटर टू इनर, इनर टू आउटर पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वाल है, और सबसे लास्ट में है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स 1 2 3, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट से लेके इनर मोस्ट, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। इनर टू आउटर कर देगा तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर करना है अच्छे से, ओके। और ये सब एक दूसरे की तरह सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। अब इन्हीं में बात किया गया है, बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में, सेल इन्वेलप और जो मैनर है उसमें। तो सेल इन्वेलप्स में भी पार्टिकुलरली पूछे कि किस में, क्योंकि सेल इन्वेलप में 3 लेयर है, तो आपको ध्यान रखना है सेल वाल के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव डिसाइड किया गया है, ओके। सेल वाल नाग और नाम से मिलकर बना होता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन जहाँ पे ज्यादा होगा, थिक होगा तो पॉजिटिव, थिन होगा तो निगेटिव, ओके। और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किया गया है, जो रिटेन कर लेता है स्टेन को उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं करता है उसको ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव सैफरनिन डाई करने से पिंक और रेड कलर का दिखता है। ये क्या करता है ग्राम पॉजिटिव, रिटेन करता है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो यूज किया गया था, ये पर्पल या ब्लू दिखता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना होगा। बाकी इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात किया गया बच्चों, ये डिफर करता है। तो एक आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सैड याद रखना, आपको क्या याद रखना है, सैड मीन्स एक मॉडिफिकेशन है जिसको थीन वाला लेयर जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, जो कि अटैचमेंट और डेसिकेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज डेसिकेशन, तो डेसिकेशन होता है बच्चों प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। और जो थिक और टफ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल, जो कि प्रिवेंट करता है होस्ट बैक्टीरियम फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा सेल वॉल शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को बर्स्ट और कोलैप्स होने से। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इंटरेक्ट करता है नॉट विद द इनसाइड वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे गलत कराए जाएंगे एग्जाम में, तो काफी अच्छे से ध्यान रखना है। और फिर से वही बात, ये स्ट्रक्चर सिमिलर है यूकैरियोट के, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन को लेके। तो उसमें आता है मेसोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है सेल के अंदर। ये एक्सटेंशन वेसाइकल्स ट्यूब्यूल और लैमले के फॉर्म में होता है। और इसके फंक्शन स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, तो किसमें किसमें फंक्शन है बच्चों, तो सबसे पहले सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डाउटर सेल, इसके अलावा रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसीलिए एनालोगस हो जाता है किसके,
तो एनालोगस हो जाता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाए। इसके अलावा सिक्रीशन प्रोसेस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाता है। और कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोफोर्स। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमेटोफोर्स किसके एनालोगस है, तो बच्चों ये एनालोगस है थाइलाक्वाइड्स के, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग बैक्टीरिया मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। अगर मोटाइल होगा तो उसमें थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है बच्चों सेल वाल। तो अगर एग्जाम में सेल वाल देगा तो सेल वाल ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये क्लियर आपको ध्यान रखना है। फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दियर सेल वाल, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रेंज शो करता है नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला में, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट है बच्चों लॉन्गेस्ट पोर्शन, ये सेल सरफेस से लेके बाहर की तरफ होता है। अब सेल सरफेस में बच्चों सेल मेम्ब्रेन भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर एग्जाम में इन दोनों में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है सेल वाल, क्योंकि एनसीईआरटी में सेल वाल मेंशन्ड है। ओके, इसके अलावा बिसाइड फ्लैजिला पाइली और फिम्ब्री भी है सरफेस स्ट्रक्चर, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है मोटिलिटी में। तो ये पूछा जा चुका है स्टेटमेंट, आगे भी पूछा जाएगा। पिलाई जो होता है बच्चों इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और फिम्ब्री जो होता है ब्रिसल लाइक मीन्स ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फाइबर्स की तरह होता है, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ओके, बाहर की तरफ। और कुछ बैक्टीरिया में, नॉट इन ऑल, तो एग्जाम में ऑल बैक्टीरिया लिख देगा, तो आपको ध्यान रखना है सम बैक्टीरिया। ये अटैच करता है बैक्टीरिया को रॉक से इन स्ट्रीम्स और इन ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो ये पूरा पूरा मॉडिफिकेशन था सेल इनवेलप और उसका मॉडिफिकेशन। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे सेल इनवेलप जिसमें 3 लेयर आ रहे हैं, सरफेस स्ट्रक्चर जिसमें भी 3 चीजें आ रही हैं। तो ये आपको सारी चीजें आनी चाहिए। और इधर आप सेल इनवेलप में सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन में 2 चीजें आ रही हैं। तो उन 2 चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। वो 2 चीजें क्या क्या है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन में मिजोसोम और दूसरा है बच्चों क्रोमेटोफोर्स। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। इसके साइज के बारे में आपको ध्यान रखना है, 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। और ये 2 सब यूनिट से बना होता है 50-30, जो साथ में मिलकर 70s बनाते हैं। तो ये प्रोकैरियोट के बारे में बात चल रही है। ये साइट होता है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस का। बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं सिंगल mRNA पे लाइक दिस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलीराइबोसोम। और ये ट्रांसलेट करता है mRNA को प्रोटीन में। तो इतने पॉइंट आपको आने चाहिए। एक स्पेशल यूनिक जो है वो है इंक्लूजन बॉडी। तो रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन किस फॉर्म में, तो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। और ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, इसीलिए फ्रीली लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये भी आपको असर्शन रीजन में पूछा जाएगा कि इंक्लूजन बॉडी लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसमें फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। और एक स्पेशल पॉइंट, यूनिक पॉइंट, वो है गैस वेहिकल, जो कि ब्लू ग्रीन और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है किसमें बच्चों, बॉयंसी में। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा कंप्लीट प्रोकैरियोटिक से। आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक में। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे यूप्रोटिस्ट, ओके, प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है बच्चों, ये समझना होगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन मींस ये है कंपार्टमेंट, ओके, यानी कि अगर हम लोग एक देखेंगे सेल के अंदर तो बहुत सारे और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। तो इसी को हम लोग एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा असर्शन रीजन में। और बाकी इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वेल डेवलप। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम में। कैसे, तो एक सेल होता है, सेल के अंदर बच्चों न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, जीन, और जीन किससे मिलके बना, डीएनए से मिलके बना। तो ये सारी चीजें एक सेल के अंदर होती है। इसी को एनसीईआरटी में लिख दिया गया है, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम।
तो और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे CWMNO लिखा है बच्चों, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग सेल वाल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग सेल वाल को रिमूव करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो बन के आता है बच्चों, वो होता है बच्चों प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। फिर अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि फिजिकल बेसिस होता है। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? फिर बचेगा न्यूक्लियस बचेगा, ऑर्गेनेल बचेगा और लिक्विड मैट्रिक्स बचेगा। तो ये कहानी आपको प्रोटोप्लाज्म में आती है। फिर ऐसे ही अगर हम लोग न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों साइटोप्लाज्म। तो आपको ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेल्स और लिक्विड मैट्रिक्स होता है। ओके, फाइनली हमने ऑर्गेनेल्स को भी माइनस कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? तो फिर केवल और केवल लिक्विड मैट्रिक्स बचेगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, कैसे उसको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं बच्चों वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फॉर्मर मीन्स पहले वाला, यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वाल होगा, प्लास्टिड होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, जो कि सब के सब एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। और बाकी एनिमल सेल के पास क्या है बच्चों? तो इसके पास सेंट्रियोल है, जो कि एब्सेंट है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल के अंदर। तो ये प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस, ये आपको आना चाहिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको क्लियर रखना होगा। बाकी ये जितने भी स्ट्रक्चर है सेपरेटली हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ही। माइटोकॉन्ड्रिया पूछा ही जा चुका है एग्जाम में, ईआर के बारे में पूछता ही है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दूं कि सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, उसमें पूछा जाता है कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन सिंगल है, कौन विदाउट मेम्ब्रेन है। तो विदाउट मेम्ब्रेन में आपको याद रखना है न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल और राइबोसोम, ये तीनों आपको विदाउट मेम्ब्रेन वाले मिलेंगे। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड याद रखना है, ये तीन। बाकी ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रो बॉडीज में भी काफी ज्यादा गलती होती है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये मेम्ब्रेन वाला है। ओके, तो ये पॉइंट आपको सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। बाकी प्लांट और एनिमल सेल आपको ध्यान रखना है। प्लांट सेल में आपको ध्यान रखना है कि इसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ क्यों चला जाता है। और आपको एनिमल सेल में ध्यान रखना है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, यहाँ पे प्लांट सेल में पेरिफेरी में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिससे कि न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ चला जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, वो है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ 1950s के अंदर। तब तक केमिकल स्टडी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशली रेड ब्लड सेल के अंदर इनेबल किया साइंटिस्ट को पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता करने में। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन को लेके। सबसे पहले आपको ध्यान रखना बच्चों, केमिकल कंपोजिशन में लिपिड होता है जो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें दो फैटी एसिड होते हैं और एक H3PO4 फॉस्फोरस होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ओके, और इधर प्रोटीन में एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, अगर इंट्रिंसिक में जाए तो पार्शियली ब्यूरिड, कंप्लीटली ब्यूरिड, जिसमें टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि सरफेस एंटीजन का काम करते हैं बच्चों, और कोलेस्ट्रॉल जो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहाँ पे कहीं भी न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलेगा आपको, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं एनसीईआरटी के लाइन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है लिपिड जो होते हैं अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर विथ पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड। दिस इज द पोलर हेड, ये बाहर की तरफ होता है। ओके, नॉन पोलर टेल होता है बच्चों, ये अंदर की तरफ होता है। ये लोग इस तरह क्यों अरेंज होते हैं? ताकि ये जो नॉन पोलर टेल होता है बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये इंश्योर किया जा सके, ये जो नॉन पोलर टेल है इसको प्रिवेंट किया जा सके किससे? एक्वस इन्वायरमेंट से। तो इधर एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ हेड फेस करता है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इंश्योर करता है नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये प्रोटेक्ट हो सके एक्वस इन्वायरमेंट से। और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दिखा, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो प्रोटीन लिपिड
ये वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप के अंदर। अब हम लोग जो स्पेसिफिक स्टडी किए हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो मेम्ब्रेन है एरिथ्रोसाइट आरबीसी का, उसके बारे में हमने बात किया। तो 52% प्रोटीन, तो बच्चों पी से याद रखना है 5, तो ये आपको याद रहेगा। और लिपिड का है बच्चों 40%, तो बाकी जो रिमेनिंग है उसमें कार्बोहाइड्रेट और बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल जो इंट्रिंसिक होता है उसको, और पेरिफेरल जो सरफेस पे होता है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, अंदर की तरफ धसा हुआ प्रोटीन तो इंटीग्रल बोला हमने, ठीक है। बाकी ऐसे देखेंगे आप सरफेस पे मिलने वाले, तो ये है बच्चों हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन। इसमें शुगर की चेन है, तो प्रोटीन में अगर शुगर की चेन आएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही आप देखेंगे लिपिड में अगर चेन होगी शुगर की तो उसको हम लोग बोल देंगे बच्चों ग्लाइकोलिपिड। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए इस डायग्राम को, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिखाया गया है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके। फिर हम लोग बात करते हैं मॉडल को समझने का कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं याद रखने का तरीका GFQ। तो देखिए, सबसे पहले जो मॉडल है जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बोला गया, फिर फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बोला गया, फिर जो मॉडल आया बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मीन्स ये है कि ये ना पूरा का पूरा लिक्विड है ना पूरा का पूरा सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। तो सिंगर निकोलसन ने दिया था ये मॉडल। अब इस मॉडल के अनुसार ये है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। मीन्स ये है कि ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, ये लेटरल मूवमेंट, अब ये जो प्रोटीन है ये लेटरली यानी कि साइड वाइज मूव कर पाता है इस क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। बाकी ये लिपिड कैसे मूव करेंगे, तो लिपिड बच्चों मूव करते हैं, अगर लिपिड के बारे में बात करें तो लिपिड के अंदर शो होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मतलब ये है कि ये वाला लिपिड इधर वाले पार्ट की तरफ आ सकता है और ये वाला इधर जा सकता है, यानी कि मेम्ब्रेन को ये लोग आर पार क्रॉस करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको याद रखने का और भी तरीका है। जैसे आप प्रोटीन मान ले आइसबर्ग को, तो पूरा पूरा जो सी है वो फॉस्फोलिपिड है। ऐसे ही गुलाब जामुन इज अ प्रोटीन इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, जो कि क्या है फॉस्फोलिपिड। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करके याद रख सकते हैं। बाकी ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए। और फिर ट्रांसपोर्ट में, तो बल्क ट्रांसपोर्ट जब अमाउंट लार्ज होता है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है बच्चों गैसेस, वाटर, स्ट्रेडल हार्मोन, ये लिपिड है तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। सोडियम आयन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा चुका है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, मतलब लोअर टू हायर। ये क्वेश्चन रिसेंटली नीट एग्जाम में पूछा गया है। अब ऐसे ही बात किया गया है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं होगा, तो इसको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए, जो कि क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा इसके ट्रांसपोर्ट को। और बाकी डिफ्यूजन बाई वाटर को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूट्रल सॉल्यूट मूव कर सकता है मेम्ब्रेन को, कैसे, तो सिंपल डिफ्यूजन से। इन्हीं सब बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन हमने इधर फ्रेम किए। ओके। फिर बात करते हैं हम लोग सेल वॉल। तो सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या ये काम करेगा। तो ये आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंजाई, प्लांट्स, इन सब में मिलते हैं। सेल वॉल केवल और केवल शेप देने का ही काम नहीं करता है, साथ में ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है और साथ में ये बैरियर प्रोवाइड करता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। तो आपको ध्यान रखना है नॉट माइक्रोमोलिक्यूल, जो छोटा होगा वो तो ऐसे ही पास हो जाएगा। तो ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्रो की जगह एग्जाम में माइक्रो लिख के आएगा। बाकी एल्गी का क्या कंपोजिशन है, तो बच्चों सेलुलोज, गलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल्स लाइक नॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लांट के अंदर बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और सेल ऑफ यंग प्लांट सेल, ये कैपेबल होता है ग्रोथ का, जो कि धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है। और सेकेंडरी वाल बनता है इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। ओके। अगर हम लोग बात करें तो सबसे बाहर होगा बच्चों सेल वाल। ओके। सेल वाल के बाद आएगा बच्चों हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। मान लेते हैं ये है सेल मेम्ब्रेन। तो इस पे डिपोजिशन होने से ये बनता है, अगर सबसे पहले बोले तो प्राइमरी, उसके बाद जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेल वाल। तो सेकेंडरी सेल वाल किधर बन रहा है, टुवर्ड्स, सेकेंडरी सेल को इधर बन रहा है टुवर्ड्स
मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस में डिवीजन होगा, किस में डिवीजन नहीं होगा, किस में ग्रोथ होगा, किस में ग्रोथ नहीं होगा, कौन लिविंग होगा, कौन डेड होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो डिपोजिशन होता है किस पे, तो डिपोजिशन जब शुरू होता है तो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी अगर इधर बात करें हम लोग तो सिमिलर ऐसे भी होगा, सबसे बाहर सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन, बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा वो है बच्चों मिडिल लैमेला, डिफरेंट नेबरिंग सेल को एक साथ जोड़ता है। और बीच में खिड़की दरवाजे भी होते हैं जैसे घर में, वैसे इधर भी होगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल को जोड़ेगा। तो बस यहाँ से इतनी पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे क्लियर करना है बच्चों, इनसाइड मेम्ब्रेन है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, इनसाइड होगा, मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से असर्शन रीजन जरूर आता है। फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, जो आपने पढ़ाई किया इसमें आपने देखा होगा कि ईआर से फंक्शन रिलेटेड है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बाकी और भी हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, ये सब मेम्ब्रेन वाले हैं, एक से ज़्यादा मेम्ब्रेन वाले हैं, फिर भी ये लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो ये असर्शन रीजन पूछा जाएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये आर न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियस, ये पोर आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस ध्यान रखना है, राइबोसोम, ये एससीआर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे गिवन है बायोजेनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप, फिर आर पे राइबोसोम अगर डिटैच हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एससीआर में। तो कैसे दिखता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो नेटवर्क और रेटिकुलम जैसे टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं ईआर। तो ईआर क्या करता है, डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में, जिसको हम लोग लूमिनल यानी कि इनसाइड ईआर, और एक्स्ट्रा लूमिनल यानी कि इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। ईआर क्या करता है बच्चों, राइबोसोम को शो करता है आउटर सरफेस पे जुड़ता हुआ। तो ये ध्यान रखना है, आउटर, एग्जाम में इनर लिख देगा। और ये बियर करता है राइबोसोम अपने सरफेस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आरईआर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड होता है सेल्स में जो कैरी करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। ये एक्सटेंसिव होता है और कंटिन्यूअस होता है। फिर से ध्यान रखना है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस के लिए। एनिमल में लिपिड लाइक एस्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइड होता है एससीआर में। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी इसमें सिस्टर्ने, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। ऐसे ही बात करते हैं केमिलोगोलॉजी। आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के पहले ही आ गया था। तो क्यों दिखा? क्योंकि ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर था किसके पास, न्यूक्लियस के पास। बाद में गोल्जी साइंटिस्ट जो थे, इनके नाम के ऊपर ही इसका नाम रख दिया गया, गोल्जी एपरेटस। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्क सेपेड, ये साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ये भी पूछा जाता है। ये पैरेलली स्टैक्ड होते हैं। बहुत सारे सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। और जो सिस्टर्ने होते हैं ये कंसेंट्रिक अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इसमें कन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग और कनकेव ट्रांस और मैचुरिंग फेस होता है, जो कि ऑर्गेनेल का सिस और ट्रांस फेस इंटायरली डिफरेंट होता है लेकिन इंटरकनेक्टेड होता है। तो देखते हैं कैसे। सिस को हम लोग कन्वेक्स और हम लोग बच्चों इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, ट्रांस को कनकेव और इसको हम लोग मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ये टुवर्ड्स न्यूक्लियर इन्वेलप होता है सिस वाला। क्यों? क्योंकि ये टुवर्ड्स न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और यहीं से बनना शुरू होता है ईआर, फिर ये आता है बच्चों। तो ये सेल मेम्ब्रेन से दूर होता है, अवे फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या करता है, जो भी इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हैं उसको लेने का काम करता है, सिस फेस। ओके, और ट्रांसफेस, इसमें ए टर्म आपको दिख रहा होगा कनकेव में भी, मैच्योर में भी। तो इसका बस यही काम है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियर इन्वेलप। ये फूड को बाहर ले जाने का काम करेगा। तो काम करता है कैसा, सिक्रेटरी वेसाइकल्स का, और टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ऐसे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, इस पे मान लेते हैं ईआर आया, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी है, तो ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाला है हमारे पास ट्रांस और कनकेव फेस और मैचुरिंग फेस। तो ये टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन है लेकिन ये न्यूक्लियर इन्वेलप से अवे है। लेकिन ये सीस वाला फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियर इन्वेलप है, बट ये
सेल मेम्ब्रेन से अवे है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था। तो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है बच्चों पैकेजिंग, ओके, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तो डिलीवर करना आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। जो भी मटेरियल पैक होते हैं बच्चों वेसाइकल्स के फॉर्म में, ये फ्यूज होता है सीस फेज के साथ और ये मूव करता है टुवर्ड्स मैच्योरिंग। तो ए फॉर अवे, ओके। ये एक्सप्लेन करता है कि गोल्जी अपरेटस क्यों क्लोज एसोसिएशन में होता है इंडोप्लाज्मिक के। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने बात किया था कि फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, इसीलिए ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल को हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से ईआर के ऊपर और ये मॉडिफाइड होता है सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी अपरेटस में रिलीज होने से पहले, मतलब ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले। और इसका इंपॉर्टेंट साइट है बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए। जो भी उधर से प्रोटीन लिपिड आने वाला है किससे, ईआर से, उसका मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। तो ये मॉडिफाई करके ऐड कर देता है शुगर, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड में ऐड कर देगा शुगर तो ग्लाइकोलिपिड, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ईआर और गोल्जी बॉडी का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ईआर में सिस्टर्ने वेसाइकल्स ट्यूब्यूल होते हैं, इधर सिस्टर्ने और वेसाइकल्स ही हैं सिर्फ। और यहाँ पे आपको बता दें प्रोटीन और लिपिड बनता है, यहाँ पे प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। आते हैं एक बहुत सिंपल सा टॉपिक दैट इज लाइसोसोम, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ये बनता कैसे है, तो प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। एग्जाम में लिख देगा बच्चों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, गोल्जी अपैरेटस। इसमें बहुत ज्यादा रीच होता है भाई, हर तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में एसिडिक पीएच पे काम करता है, यानी कि पीएच 7 से कम होना चाहिए, ओके। जिसमें हाइड्रोलेजेज आते हैं जैसे लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेज। यहाँ पे न्यूक्लियजेज नहीं लिखा है लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियजेज भी होगा। बाकी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम स्टोर करता है एंजाइम एसिड हाइड्रोलेज को इनएक्टिव फॉर्म में। जब इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फैगोसोम यानी कि फूड मिक्स होता है तो ये बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर एंजाइम एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, और कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बच जाते हैं जिसको हम लोग टर्सरी लाइसोसोम और रेजिडुअल लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, वैक्यूल के बारे में बात करते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें वाटर, सैप, ये सारी चीजें होती हैं। वैक्यूल बाउंडेड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से। ये टोनोप्लास्ट पूछा जाएगा। वैक्यूल कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है नंबर ऑफ आयन और अदर मटेरियल, ध्यान रखना है अलोंग नहीं, एगेंस्ट, एगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए जो कंसंट्रेशन होता है वो सिग्निफिकेंटली हायर होता है वैक्यूल में देन इन द साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, क्वेश्चन हम लोग हर जगह से क्लियर कर रहे हैं अलोंग विद द कंसेप्ट, तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा बच्चों। इसके अलावा अमीबा के अंदर बात करें तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए। फूड वैक्यूल आपको ध्यान रखना है प्रोटिस्ट के अंदर फॉर्म होता है बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ओके। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा है एनसीईआरटी में अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो स्टेन का नाम है बच्चों वो है जेनस ग्रीन बी। अगर नहीं स्टेन करेंगे तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेगा। और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है किस पे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पे। शेप साइज भी वेरी करता है, लेकिन आपको याद रखना है ये टिपिकली सॉसेज और सिलिंड्रिकल शेप होता है। डायमीटर आपको ध्यान रखना है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ आपको याद रखना है बच्चों 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ओके। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। आपको डायग्राम कैसे याद रखना है, तो एकदम बाहर से ही चलेंगे, आउटर फिर आता है बच्चों इनर। इनर का मॉडिफिकेशन आपको ध्यान रखना है तीसरे वाले पे क्रिस्टा। तो ये आपको याद रखना है, फिंगर जहां पे बनते हुए दिखे आप समझ जाना कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टे के बारे में बात की जा रही है। और अंदर की तरफ जो दिख रहा है बच्चों है मैट्रिक्स, और ये जो स्पेस है बच्चों इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आपको करना क्या है, आउटर इनर इंटर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर इनर फिर आपको याद रखना है क्रिस्टा। फिंगर जहां पे बनते हुए दिखे ये देखिए, और ये टुवर्ड्स मैट्रिक्स होता है, दिस इज द मैट्रिक्स, ओके। तो दो एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस मैट्रिक्स के बारे में याद रखना है। नंबर ऑफ इनफोल्डिंग होता है बच्चों क्रिस्टे के बारे में याद रखना है, जो कि टुवर्ड्स मैट्रिक्स होता है, नॉट अवे, ओके। जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, इंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाएगा, रिएक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता भी है, मैट्रिक्स में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। और ये साइट है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन का, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये सेलुलर एनर्जी होता है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। इसके अलावा सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम 70s
और कंपोनेंट जो भी चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होती हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं बनाता है, ओनली हाफ ऑफ द प्रोटीन ये सिंथेसाइज कर पाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है बच्चों? तो फ्यूजन से। तो ये ध्यान रखना है, बैक्टीरिया जैसे कुछ इसमें प्रॉपर्टी है, देखेंगे हम लोग ऐसा क्यों। प्लास्टिड के बारे में देखिए कैसे पढ़ाई करना है। प्लास्टिड के बारे में आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में जेंथोफिल, कैरोटीन, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में गिवन है। ओके। और ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलेज स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए, एलियो से याद रखना है आपको ऑयल, और एलोरीन लेयर से आपको याद रख लेना है प्रोटीन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इस क्लोरोप्लास्ट का ही डिटेल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि यहीं पे मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप्ड होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना होगा। ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा तो बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंगल है बच्चों, सिंगल क्वाइन यूज्ड फॉर टॉस। ओके, तो ये सिंगल क्वाइन को हम लोग बोलेंगे थैलाक्वाइड, और बहुत सारे एक साथ मिलके जो पाइल्स बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्रेना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, शेप इनका वेरी करता है। इसके अलावा इनके साइज को आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया से इसका साइज ज़्यादा है। इसका नंबर 1 इन क्लेमाइडोमोनास से लेकर 20 to 40 होता है इन द मेसोफिल सेल। ओके, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दोनों में इनर क्लोरोप्लास्ट रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है। एग्जाम में इसको मोर परमिएबल लिख देगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो स्पेस लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एस्ट्रोमा। और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? थैलाक्वाइड्स, जो कि प्रेजेंट कहाँ होगा? एस्ट्रोमा में। और ये पाइल्स ऑफ क्वाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, जैसा कि हमने बात किया सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा ग्रेनम। और इसी को हम लोग इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड बोलते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट थैलाक्वाइड को जोड़ रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड और ग्रेना। तो दोनों नेम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सिंगल सिंगल क्वाइन फॉर टॉस, तो उसको आपको ध्यान रखना है, सिंगल क्वाइन फॉर टॉस यानी कि थैलाक्वाइड। और ये वाला जो खाली स्पेस है ना बच्चों थैलाक्वाइड के अंदर, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, तो ये भी ध्यान रखना है। और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन, तो कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा प्रोटीन भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही स्मॉल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए राइबोसोम मिल रहा है। और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ होता है? थैलाक्वाइड में। इसीलिए हमने इसको क्रोमेटोफोर्स जो कि साइनोबैक्टीरिया में था उससे एनालोगस बोला था। और राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर, एग्जाम में लिख देगा लार्जर, तो ध्यान रखना है स्मॉलर होता है, क्योंकि यहाँ पे 70s है और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में 80s होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन जो दोनों से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिमिलरिटी जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में है, दोनों डबल मेम्ब्रेन है, दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ओके, दोनों का आउटर मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो मोर परमिएबल है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा डिफरेंस क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का ध्यान रखना है। इसके अलावा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पूछा जाता है, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन फूड तो बनता नहीं है। तो ये कहाँ से इवॉल्व हुआ होगा? तो ये इवॉल्व हुआ होगा जब दो सेल आपस में मिले होंगे, तो एक नए सेल को बनाए होंगे, इवॉल्व किए होंगे ऑर्गेनेल को। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन हुआ होगा नॉन फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट से, जबकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट से इवॉल्व होगा। तो ये है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। कहाँ क्यों ये लोग प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए? तो इसका प्रूफ है भाई, दोनों के पास पोर है आउटर मेम्ब्रेन में। ओके, दोनों के पास डीएनए है, ये डीएनए प्रोकैरियोट की तरह ही है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। और दोनों के पास राइबोसोम है, और ये राइबोसोम बच्चों 70s है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों प्रोकैरियोट से आए हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम पे आते हैं, जो कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, पहली बार ऑब्जर्व हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलेडे 1953। तो आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ये आया। और इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रोटीन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, और किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं यूकैरियोट में 80s के अंदर आता है बच्चों 60 और 40, 70s के अंदर आता है 50 और 30। ये जो स्वेडबर्ग होता है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ओके, ये डायरेक्ट मेजर नहीं होता है बच्चों, ये इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी और साइज का। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि एस क्या होता है, किसके लिए स्टैंड करता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए, जो कि इनडायरेक्ट मेजर है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 50-30 को ऐड करके 80 नहीं ला रहे हैं, हम लोग 50-30 70, 60-40 80। तो ये जो होता है ये कुछ कॉमन
गैप होते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वजह से होता है, जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडवर्स यूनिट स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर दिस, बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट, इट इज अ इनडायरेक्ट मेजर, तो ये पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक आरआरएनए सिंथेसिस का टॉपिक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कैसे बनता है, तो एमआरएनए और प्रोटीन बनाया, प्रोटीन इधर जाएगा, इधर आरआरएनए बना दिया न्यूक्लियोलस, आरआरएनए प्रोटीन मिलकर एक सब यूनिट बनाएंगे, वैसे ही इधर भी एक सब यूनिट बनेगा। दोनों सब यूनिट तभी जुड़ेंगे बाहर आके साइटोप्लाज्म के अंदर, जब मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, और ये कंप्लीट राइबोसोम ये लोग बना देंगे। ओके, फिर आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो है साइटोस्केलेटन, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल सपोर्ट सिस्टम। इसमें आता है बच्चों माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट में आता है बच्चों थीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन। और न्यूक्लियर एनवेलप के लेमाइना एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा है जिसका साइज माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में है, तो है बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप, दिस इज द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड दिस इज द लेमाइना ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इस न्यूक्लियर इन्वेलप के इस लेमाइना को बनाने का काम करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। और माइक्रोट्यूब्यूल में बात करें तो ये स्पेशल अरेंजमेंट में भी मिलता है, और साथ में बच्चों ये मिलता है नो स्पेशल अरेंजमेंट में, जिसमें आते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ओके, और स्पेशल अरेंजमेंट में 9+2 और 9+0। देखते हैं क्या क्या होता है, ये डायग्राम भी पूछा जाता है। ये बाहर की तरफ निकला हुआ रेडियल स्पोक है बच्चों, ये है डबलेट। ओके, और बाकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपको आर्म दिख रहा है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, दो डबलेट को जोड़ रहा है डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए इसको इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। ये सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल है, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये सराउंडेड है प्रोटीन सीट से, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेंट्रल सीट। तो ये ऐसा दिखता है, ऐसा इसको हम लोग देख पा रहे हैं सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो समझते हैं एक्चुअल में है क्या। तो बच्चों आपको बता दूं, सीलिया जो होता है वो एक स्ट्रक्चर है जो केवल और केवल प्रेजेंट होता है बच्चों यूकैरियोट्स के अंदर। ओके, और फ्लैजिला जो होता है बच्चों हेयर लाइक, दोनों के दोनों आउटग्रोथ हैं किसका, तो सेल मेम्ब्रेन का। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ हैं सीलिया और फ्लैजिला। और बाकी बात करें फ्लैजिला के बारे में, तो ये कंपैरेटिवली लॉन्गर है और रेस्पॉन्सिबल है सेल मूवमेंट के लिए। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है किससे, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया भाई, इसके कोर के पास होता है एक्सोनिम। अब इस एक्सोनिम का स्ट्रक्चर हम लोग जनरली पढ़ते हैं, तो ये 9+2, ये 2 ब्रैकेट में होगा। तो देखिए सिलिया ओनली यूकैरियोट में होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला जो बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, तो ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। हम लोग जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, वो यूकैरियोट के अंदर पढ़ रहे हैं, और इसमें बेसल बॉडी फिलामेंट के अंदर जो उसके कोर में मिलता है बच्चों एक्सोनिम, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये कैसे बनता है, तो अल्फा बीटा हेलिक्स मिलकर प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। ये 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, और एक माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी या स्पिंडल फाइबर बनाता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो ये है कि सीलियम और फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बेसल बॉडी बोलते हैं। तो बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। मतलब क्या हुआ इसका, सीलियम और फ्लैजिलम जो है बच्चों emerge from centriole like structure called basal body. So this basal body is centriole like. Suppose this is the basal body, this is the filament. So this basal body is like what, this basal body is like centriole, इसीलिए basal body और centriole दोनों का अरेंजमेंट 9+0 होता है, और सिलिया और फ्लैजिला का जो हमने अभी अभी डिस्कस किया 9+2 होता है। अब बात करते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का। तो देखिए सेंट्रोजोम सम से याद रखेंगे, ये वाला सम। ओके, मतलब ये किसी के मिलने से बन रहा है। तो देखिए कैसे ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा, जो कि एक ऑर्गेनेल है जिसमें दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। ये सराउंडेड होता है एमॉर्फस, नॉट क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो एग्जाम में परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल लिख के आएगा, तो ये ध्यान रखना है। कैसा अरेंजमेंट, तो कार्टविल लाइक अरेंजमेंट। और 9 इवनली स्पेस्ड फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, तो ये 9+0 पूछा जाएगा कितने ट्रिपलेट होते हैं। ओके, कितने सिंगलेट, तो इधर तो 0 है। अब ये 9 × 3 करोगे तो आपको 27 माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे पूछा जाता है पेरिफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो 9 का डबलेट
तो 9 इंटू 2 यानी कि 18। टोटल कितने माइक्रोट्यूबुल है? तो 18 प्लस 2 यानी कि 20। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, बात यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल प्रोटीनेशियस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन हब, यहाँ भी रेडियल स्पोक मिलेंगे। और सेंट्रियोल, अगेन सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी, यानी कि आपको फिर से क्लियर होना चाहिए, जो सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी है उसका अरेंजमेंट अलग है। ओके, तो बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो सेंट्रियोल से इमर्ज होता है, इसीलिए हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि बेसल बॉडी भी कैसा हो जाएगा बच्चों, 9 प्लस 0। ओके, तो हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट मिले हैं उसमें बात करें तो सीलिया फ्लैजिला आ जाएगा बच्चों 9 प्लस 2 में। ओके, ये दोनों 9 प्लस 2 में, बाकी सेंट्रियोल, बेसल बॉडी और सेंट्रोजोम ये आ जाएंगे 9 प्लस 0 में, और इसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। ऐसे स्पिंडल फाइबर मिल बना देते हैं स्पिंडल फाइबर को। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल मिलके बना देते हैं स्पिंडल फाइबर को, जो कि स्पिंडल अपरेटस को बनाता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल के अंदर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लियस। तो देखिए, न्यूक्लियस के बारे में एनसीईआरटी में दो चीजें आपको डिस्कस करनी है, एक है इंटरफेजिक और दूसरा है मेटाफेजिक। तो इंटरफेजिक न्यूक्लियस के बारे में बात करते हो तो ये क्रोमेटिन धागे के फॉर्म में होता है। लूजली होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन, टाइटली होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और ये फिर लास्ट में जाके मेटाफेज में बना देता है बच्चों क्रोमोसोम। ओके, तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, एज अ सेल ऑर्गेनेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। बाद में इस न्यूक्लियस को स्टेन किया गया बेसिक डाई, एग्जाम में एसिडिक डाई लिख के आएगा तो ध्यान रखना है, और इसको नेम दिया गया क्रोमेटिन। किसने दिया बच्चों? तो फ्लेमिंग ने। बाकी इंटरफेज न्यूक्लियस ये वो स्टेज होता है जबकि सेल डिवाइड नहीं करता है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। इसके बारे में अभी हमने बात किया, क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, वन और मोर स्फेरिकल बॉडी जिसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया पैरेलल स्पेसेस बिटवीन देम, जिसको 10 टू 50, 10 से 50, मतलब इसके बीच में स्पेस है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेस है। एग्जाम में 10 से 15 ऑप्शन देगा तो ये ध्यान रखना होगा, 10 टू 50 नॉट 15, यानी स्पेस है, यानी कि थोड़ा बहुत स्पेस देते हैं भाई। तो ये रहा 10 से 50। ओके, तो इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि एक बैरियर बनाता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है ईआर के साथ, इस पे राइबोसोम भी मिलते हैं, और कुछ प्लेसेस में न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड होता है माइन्यूट पोर से, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कब बनता है? जब ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ये पोर बनेगा। तो ये न्यूक्लियस का पोर है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जो कि मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन को कराता है दोनों डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल होते हैं, बाकी ये नंबर चेंज होता है, किसी में एब्सेंट होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में बात करें जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन है, और न्यूक्लियोलाई यहाँ से असर्शन रीजन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। और ये फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन, जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यूअस होता है रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म से। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये आरएनए सिंथेसिस कराता है, और लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं भाई वैसे सेल में जो कैरी आउट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ओके, तो आइए इस डायग्राम को देखते हैं। तो फिर वही चीज आप ऐसे याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, नहीं तो ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे बाहर की तरफ जो दिखेगा बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उससे जुड़ा हुआ है जो न्यूक्लियर पोर, और ये जो आपको थोड़ा सा डेंस स्ट्रैंड दिखेगा स्फेरिकल, वो है न्यूक्लियोलस, और अंदर की तरफ जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होंगे। अब आते हैं ये वाला बात, तो ये पूरा पूरा मेटाफेज में आ जाता है बच्चों क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम में हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो ये होता है बच्चों सेंट्रोमियर, जिस पे डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर, इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। अब ये हमारे पास क्रोमेटिड है। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, तो ये एक क्रोमोसोम के अंदर, तो इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड भी बोल सकते हैं। बाकी हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, और एवरी क्रोमोसोम यानी कि हर क्रोमोसोम में ये जरूर होगा, वो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, जिस पे डिस्क सेपेड स्ट्रक्चर होता है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड करता है टू क्रोमेटिड्स, दीज आर द क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन द पोजीशन इसको डिवाइड किया गया, अगर मिडिल में होगा तो मेटा, थोड़ा सा मिडिल से अवे होगा तो सब मेटा। अब गलती होती है एक्रोसेंट्रिक में, तो याद रखना है क्लोज टू इंड। ओके, क्लोज टू इंड, जिस वजह से एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक वेरी लॉन्ग आर्म बनेगा। क्लोज टू इंड होगा, क्लोज टू इंड का मतलब ऐसा होगा तो एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म बनेगा। तो ये रटना नहीं है, समझना है। टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल, मतलब
कुछ होगा ही नहीं भाई, ये आम दिख रहा है लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। और बाकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कभी कभी कुछ जैसे आपको दिख रहा होगा, ये मेटासेंट्रिक में दिख रहा है, जिसको हम लोग सेटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। तो फ्यू क्रोमोसोम, ये कुछ लोकेशन है, याद नहीं रखना है। उसमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ कांस्टेंट लोकेशन पे, स्मॉल फ्रेगमेंट का अपीयरेंस देते हैं, जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में बात करते हैं बच्चों माइक्रो बॉडीज। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो बॉडीज बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों में होते हैं, प्लांट एनिमल में। लेकिन एक ऐसा है जो केवल और केवल प्लांट में होता है बच्चों, वो है ग्लाइक्सिजोम। प्रोक्सिजोम याद रखना है, ये प्लांट एनिमल दोनों में होता है, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एस्फेरियोसोम, जिसको प्लांट लाइजोसोम के नाम से बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये एंडोस्पर्म ऑफ वाइल्ड सीड्स में प्रेजेंट होता है। ओके, समरी के बारे में बात करें तो फिर से यहाँ पे लिखा है सेंड्रोसोम सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला को बनाता है। तो फिर से क्लियर हो गया कि बेसल बॉडी की क्या हो जाएगी अरेंजमेंट, 9+0। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने होते हैं, यहाँ पे गिवन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिखा है कि ईआर हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज में लिपोप्रोटीन ग्लाइकोजन, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा लाइजोसोम एक ऐसा सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेशन होते हैं हर तरह के ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स के, तो ये क्लियर रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में और एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है। ग्रेना जो है साइट है लाइट रिएक्शन का, स्ट्रोमा है बच्चों डार्क रिएक्शन का, तो ये आप क्लियर रखेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल दो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, अराउंड 1 आवर लगा है, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप 2x में भी देखेंगे तो आधे घंटे में ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग एनसीईआरटी क्विक रिवीजन को और थोड़ा सा स्मूथ और फास्ट कर पाएँ। ओके, और इसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और कैसे अच्छे से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि विद इन 10 डेज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरा कंप्लीट बायो। और बार बार इसको हर 10 दिन पे हम लोग रिवाइज करके नीट के पहले पूरा का पूरा बेस और कंसेप्ट क्लियर करके हर क्वेश्चन को समझ के हम लोग नीट में अपना बेस्ट देंगे। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें, डिमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो पूरे साल मेहनत किया है उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, खुद पे भरोसा रखें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।